आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो माय डियर, आप लोग 10th इतिहास शुरू कर चुके हैं और पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आप लोग को लिखा चुके हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट करके लिखा चुके हैं। कितना पॉइंट लिखाए थे? 17 पॉइंट लिखाए थे। जो कल नहीं आए थे या आज ही आए हैं वो अपने कॉपी के ऊपर में सबसे पहले ये लिखेंगे, एनसी इतिहास, इतिहास इकाई 1 स्टार्ट पढ़ेंगे। समझिए एक क्या हुआ, स्टार्ट ही हुआ है। समझिए का शेष कर देने, स्टार्ट तो पहले हो का शेष कर देने, मतलब स्टार्ट हो चुका है, उसका दूसरा क्लास। यही समझिए पहला चैप्टर का पहला पॉइंट होगा आज। बताओ तो बैठिए क्या है पहला पॉइंट? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? या करके लिख दीजिए, राष्ट्रवाद का परिभाषा परिचय आइए अर्थ, ये दोनों चीज। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का परिभाषा परिचय अर्थ। सभी आदमी लिखिए। थोड़ा सा बड़ा रेगुलर आइए, उनको लिखवा लेंगे आप। अब अब्सेंट थे, कल नहीं आए थे, देख लेंगे इधर पहले ही दिखाए थे, तब नहीं दिखाए थे। हो गया? चलिए जल्दी से एक बार पेन रखिए। हो गया? नहीं हुआ है? क्या कर रहे थे तभी से? नहीं जब हम लिखना शुरू करें तो उसी टाइम में बोर्ड पर का लिख लीजिए ना, समझाने का मौका दीजिए हमको, तो जल्दी में ज्यादा मौका दीजिए। आइए सुनिए, हमने 2 दिन से बता इस पर चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रवाद ये शब्द है, राष्ट्रवाद। हम बताए थे कि राष्ट्र मतलब होता है ये 2 शब्द जो है इसका मतलब देश होता है, और वाद जो है इसका मतलब होता है प्रेम का संबंध, अर्थात देश प्रेम, अर्थात देश प्रेम की भावना का उदय राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात हमने बताए थे कि लोगों की उस इच्छा भावना को राष्ट्रवादी भावना या राष्ट्रवाद कहा जाता है, जो उत्पन्न होते हैं तो वे अपने देश को आजाद करने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होने लगते हैं। वही भावना क्या कहलाते हैं? राष्ट्रवाद। बिल्कुल सिंपल परिभाषा देंगे आप लोग कि राष्ट्रवाद एक भावना का नाम है जो लोगों में उत्पन्न होते हैं तो वे सभी भेदभाव को भुलाकर अपने देश को आजाद करने के लिए, अगर गुलाम है तो आजाद करने के लिए, या अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एकजुट होने लगते हैं, उसे
कट देखिए, देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके उत्पन्न होने पर, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके उत्पन्न होने पर लोग सभी भेदभाव को भुलाकर सभी भेदभाव को भुलाकर अपने देश को आजाद करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए बुलाकर अपने देश को आजाद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने मतलब समझ में आ गया, बाहरी कारी कोई झोल झपट नहीं आ गई, सुरक्षित करने के लिए एकजुट होने लगते हैं, सुरक्षित करने के लिए एकजुट होने लगते हैं, सुरक्षित करने के लिए एकजुट होने लगते हैं। फिर से एक बार री कर देते हैं। राष्ट्रवाद का परिभाषा और एक में लिख दिए, यहां से ऐसे करके घेरना है, जैसे मैं घेर रहा हूं ऐसे, बहुत अच्छे लिखते हैं आप। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके उत्पन्न होने पर लोग सभी भेदभाव को भुलाकर अपने देश को आजाद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एकजुट होने लगते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। बहुत अच्छा परिभाषा, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। हो गया? अब हम लोग अगला पॉइंट जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वैसे आप लोग को ज्ञात ही होगा कि अभी हम लोग कहाँ हैं? यूरोप में ही है, क्योंकि यूरोप के संबंध में ही जानकारी ले रहे हैं ना, तो यूरोप में रहने का मन बना लीजिए कि हम लोग यूरोप में हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुई थी और कब हुई थी, वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में। तो शताब्दी समझ रहे हैं, 100 वर्ष का एक शताब्दी होता है। तो कैसे उत्पन्न हुआ था? किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी संस्था का तो योगदान होगा ना। जैसे अपने देश में जब राष्ट्रवादी भावना नहीं थी तो क्या हुआ था? इधर सुनो मेरे, अपने देश में जब देश प्रेम की भावना नहीं थी तो क्या हुआ था? अंग्रेज आ गया था। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते नहीं करता था कि देशो होता है, उसको भर दिन अपने पेट से मतलब था, जानवर के जैसे। जानवर को जानते हैं कौन चीज से मतलब है?
पेट से, हर वक्त तो खाते रहेगा, चढ़ते रहेगा। जिस तरह से बेदरा को दीजिए कुछ और दीजिए तो मुँह में उठा के लेगा, कुछ और दीजिए तो मुँह में, माने उसका पेट एक नदी के तो पेटे रहता है उसमें कितना भर दिन देते रहिए तो भर दिन खाते रहेगा। बेदरा को देख लीजिएगा, अर्थात उसको कम बुद्धि है। जस्ट लाइक हमारे देश के जो लोग थे, जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो यहाँ के अधिकांशतः लोग, देश क्या होता है कुछ मतलब नहीं था, उसको पेट से मतलब था, अपना पेट से। और अर्थात देश प्रेम की भावना की क्या थी, यहाँ पर कमी थी। और जिसको देखकर इंग्लैंड वाला ने समझ गया कि बच्चा है, बच्चा कोई नहीं, सिर्फ पेट से मतलब होता है, देश से मतलब नहीं है। और इस पर हमला करना, इसको उल्लू बनाना आसान बात है। और आके उल्लू बना के, और जानते हैं कितना दिन तक रहा था? 200 बरस। समझ लीजिए 200 बरस तक यहाँ पर शासन मैंने किसी न किसी रूप में वो रहा। तो जब देश प्रेम की भावना का जन्म हुआ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि व्यक्ति ने भारत में जब राष्ट्र प्रेम की भावना को लोगों के बीच रखा, उसको बढ़ाया, तो फिर क्या हुआ? लोग अपने पेट के साथ साथ देश को जानने लगा कि हमारा देश है, हम देश के लिए सब कुछ करेंगे, हम देश के लिए मर मिटेंगे, अपना देश को आजाद करेंगे। फिर ये लोग एकजुट होने लगा कि नहीं, पेट के लिए नहीं, देश के लिए काम करेंगे। तो उसी भावना को क्या कहा? राष्ट्रवादी भावना कहा गया। और वो जो आया अभी भी है हमारे देश में, और यही परिणाम है, सब देश में है वैसे, किसी में कम किसी में ज्यादा है, लेकिन भारत में अभी भी बहुत है। क्या हुआ? कुछ भारत में अभी भी बहुत है। इसका सीधा प्रमाण है कि बगल में देख लीजिए चीन, संपन्न देश है, सारा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आंख उठा के जब जब देखा है, उधर का तो छोड़ दीजिए 60 के दशक में, उसके बाद आंख उठा के जब जब देखा है, तो भारत ने उसमें मिर्च का पाउडर डालने का प्रयास हर बार किया है। 2 साल पहले डोकलाम हुआ था, वहाँ विवाद सुने होंगे, भूटान एक जगह है, और वहाँ पर चीन वाला रोड बना रहा था, और वहाँ वो रोड जो बना रहा था, उस रोड बनाने का एम था कि भारत का जो क्षेत्र था उस रोड से आसानी से पहुँच जाता। वो बना रहा था भूटान में, तो भूटान वाले ने उसको रोका, कहा नहीं रुकेंगे। तो भूटान वाला तो कोनो बात नहीं है, कमजोर है। तो भारत सरकार को भूटान वाले ने कहा कि भाई हमको सहायता कीजिए, मेरे ही देश में बना रहा है। उसको भारत से को भी बहुत नुकसान था। तो भारत से जब देखा कि इधर किधर घूम रहा है भूटान, और भारत भी अपना चहल पहल कर रहा है सहायता देने के लिए, तब क्या कहा जानते हैं? चीन कहा कि कोई भी अगर आगे बढ़ा, भारत अगर आगे बढ़ा तो हम समझेंगे कि भारत युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो भारत युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। देख लीजिए इधर धमकी, और भारत सरकार ने फुल्ली तैयारी कर लिया, और इसके गिदर धमकी से नहीं डरा, और बहुत सारे सेना वहां भेज दिया। अब समझिए, उन्होंने तो ऐसा किया, बहुत सारे सेना भेज दिया, और सेना भेजने के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, और स्टेटमेंट चेंज ही नहीं, वो सड़क बनाना भी बंद कर दिया। तो भारत से नहीं भिड़ा, फिर जाके वो गिदर धमकी देने में बहुत आगे है। और उस दिन उसका औकात पता चलेगा। उसको हर वक्त लगता है कि वो 65 का है, 65 में एक बार इधर माता घूमा था, वो लगता है अगर अब लड़ाई हो गया ना कभी, तब भारत की औकात का पता चलेगा। हाँ, उस समय देश प्रेम की भावना नहीं थी, अब तो देश प्रेम की भावना एक बच्चा बच्चा में कूट कूट कर भरा हुआ है। अब बंदूक राइफल की जरूरत नहीं है भारत के लोगों को, वैसे सारा मांस नोच के लिए आएगा चीन का सब। जनसंख्या बढ़िए गया, पहले तो वही था बेसी, अब भारत ही बेसी हो गया, वही कम हो गया है। पाकिस्तान तो कोनो बातें नहीं, तो साला नस्तो नहीं होगा, क्यों है थोड़ा सा ई होगा खाना डिनर तो आ जाओ भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन अब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में
नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जिस तरह से महात्मा गांधी का भारत में, सुभाष चंद्र का उसी तरह से वहां पर। आप लोग भी लिख लीजिए पहले। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। लिख लीजिए पहले बढ़िया से। टाइम है, आप लोग का सिलेबस तो बहुत जल्दी खिंचाएगा, क्योंकि शाम वाला टाइम में आपको भी घर पर ही नहीं है, इसके बाद बैच भी नहीं होगा आपको कहीं पर भी, इसलिए और बढ़िया। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं किसका, नेपोलियन बोनापार्ट। ये नेपोलियन बोनापार्ट इसका जन्म जो है एक फ्रांस के अधिकार वाले द्वीप था, द्वीप। पहले तो इसका परिचय जान लेंगे ना। एक द्वीप था, उस द्वीप का नाम था कोर्सिका द्वीप। द्वीप समझते हैं? समुद्र का वैसा हिस्सा, वैसा स्थल जिसके चारों ओर समुद्र हो, चारों ओर जल हो, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो एक कोर्सिका द्वीप है, और इसी द्वीप पर जन्म लिया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। और कब लिया था? 1769 ईस्वी। और इस द्वीप पर अधिकार किसका था? फ्रांस। किसका? फ्रांस। फ्रांस का इस पर अधिकार। तो मान के चलिए फ्रांस हम कह सकते हैं, लेकिन एक अलग था। जन्म लेने के बाद ये बहुत शुरू से ही परिश्रमी थे, बहुत मेहनत करते थे। इन्होंने सैनिक शिक्षा ली। सैनिक शिक्षा लेने के बाद एक साधारण सैनिक बना, लेकिन उसमें मेहनत काफी करते थे। साथ ही साथ इसमें देश प्रेम की भावना भी फुट-फुट कर भरी हुई थी, क्योंकि फ्रांस सरकार का अधिकार था। तो फ्रांस सरकार के सैनिक में भर्ती हुआ है। सैनिक में भर्ती होने के बाद कुछ लोग देखते हैं नेतागिरी करने लगता है ना, ये नेतागिरी करने लगा, और नेतागिरी इसका सफल साबित हो गया। 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का शासक बन गया। कौन? अब ये शुरू करेगा खेल। अर्थात जब ये शासक बना तो इन्होंने लोगों के बीच, गरीबों के बीच जाने लगा, क्योंकि गरीबों का मसीहा था, गरीबों का बहुत बड़ा हितैषी था। गरीबों के बीच जा जाकर गरीबों को ऊपर उठने के लिए, गरीबों को कैसे शोषण से छुटकारा पाएंगे, इसके लिए उन्होंने बताने के साथ साथ देश का इम्पोर्टेंस बताया कि देश सबसे पहले है, देश को सुरक्षित रखिए। तब साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और काम किया। काम क्या किया? इससे पहले जो शासक थे, 1840 से पहले जो शासक थे,
वो लोग अमीरों के हित में काम करते थे, जबकि वहां पर अमीर की प्रतिशत बहुत कम थी और गरीब की प्रतिशत ज्यादा था। लेकिन सिर्फ अमीर के लिए ही काम करते थे वो लोग, और कितना काम करते थे वो भी सुन लीजिए। कुछ ऐसे अमीर था समाज में, हर गांव में, जिस अमीर को पेंशन के रूप में इतना पैसा मिलता था ताकि वो कुछ नहीं भी करे तो राजा के ठाट बाट में रह सकते थे। कहने का मतलब कि अगर राजा मर गए तो उसका जो बेटा था उसको सरकार इतना पैसा देते थे ताकि वो राजशाही ठाट बाट में रह सके, ये उसका कर्तव्य था। और फिर चूंकि उन्हीं कुछ परसेंट पर काम करता था, उसी पर खर्च करता था, और वो उसके अधिकार में तो बहुत बड़ा इलाका के लोग था। अरे अगर आप वोट दे, अगर आप समर्थन कर, तो उसी के बाद पीछा नाचता था। तो सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि अमीरों को जो विशेष सुविधा मिल रही थी उस पर ब्रेक लगा दिया। कहा ऐसा नहीं होगा। तो एक तरह से देखिए कि इससे क्या हुआ कि गरीब लोग बहुत खुश हुआ, गरीब लोग का हौसला बुलंद हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के हर बात को मानने के लिए तैयार हो गया, और दूसरा तरफ अमीर लोग इसके खिलाफ में आ गया कि नहीं, ये हमारे देश के लिए हानि करेगा, ये हमारे देश के लिए घातक है, इसे हटाया जाए। ये भी देश का बात करने लगा, इधर ये भी देश का बात करने लगा। जब देश का बात करने लगा तो हो गया राष्ट्रवादी बात, अपने पेट की बात तो कर नहीं रहा वहां। किसी न किसी तरह से इसके काम ने देश की बात करने के लिए लोगों को उकसाया, लोगों को विवश किया। तो इसलिए कहा जाता है कि यूरोप महादेश में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने वाले जब लिस्ट देखा जाता है तो सबसे ऊपर में इसी का नाम आता है। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट। जिस तरह से अपने देश में, भारत में अगर राष्ट्रवादी भावना को फैलाने की अगर लिस्ट तैयार किया जाए तो सबसे ऊपर में किसका नाम आएगा? महात्मा गांधी। उसी तरह से यूरोप में किसका नाम आता है? तो इतनी बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम भूमिका होगा या है। चलिए देखिए, टाइम है आपके पास कि नेपोलियन बोनापार्ट बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था। 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना था। फ्रांस का शासक बना था। यह गरीबों का मसीहा था। मसीहा मतलब उसका शुभचिंतक था। यह गरीबों का मसीहा था। मसीहा था, यह गरीबों का मसीहा था। अतः देश के कोना कोना दीजिए, देश के कोना कोना में जाकर, देश के कोना कोना में जाकर क्या हुआ? आप लिख नहीं रहे, बोलना चाहिए, देते ना बहन। देश के कोना कोना में जाकर बोलना चाहिए। देश के कोना कोना में जाकर लोगों को अपने अधिकार, अपने अधिकार
को पाने के लिए प्रोत्साहित पाने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। साथ ही अमीर लोग को जो विशेष सुविधा मिल रहा था, विशेष सुविधा मिल रहा था उस पर इन्होंने रोक लगा दिया। इस पर इन्होंने रोक लगा दिया। इससे फ्रांस के साथ साथ यूरोप महादेश के गरीब लोगों में एकजुटता की भावना उत्पन्न हुई। एकजुटता की भावना उत्पन्न हुई। जो राष्ट्रवाद को मजबूत किया। जो राष्ट्रवाद को मजबूत किया। हो गया। दो पॉइंट कर लिए आप लोग। एक बार रजिस्टर लेके लेके आओ। सी बैच का रजिस्टर तो जल्दी में लेके आइए। एक बार देख लेते हैं आप लोग का। देखते हैं कि तो 2 दिन हो गया। एडमिशन वाला आपको भी आना चाहिए था। 3 6 3 9 2 12 13 14 15 16 17 20 22 23 है ना। एडमिशन बहुत का है। तो इस समय क्लास को ऑफ किया जाता है यहीं पर है। फिर उसको देख लेते हैं हम। नहीं रुकिए।